भाई नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल है भाई लोग। बढ़िया हो। भाई आपके हाल चाल तो तब ठीक होंगे जब आपकी मैडम के हाल चाल ठीक होंगे। ठीक है भाई। अगर उसके हाल चाल ठीक है तो आपके भी है, जाहिर सी बात है। अगर उसके ठीक है तो फिर आपके तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। ठीक है भाई। हाँ तो आप उसके हाल चाल की फिक्र किया करो। उसके हाल चाल अगर आप ठीक रखते हो तो आपके भी हाल चाल ठीक ही रहेंगे भाई। तो हम बात कर रहे थे भाई, आपके सामने है भूगोल देख रहे हैं, जिसमें हमारा प्यारा सीख टॉपिक होता है भाई, इसका भौगोलिक प्रदेश, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है भाई राजस्थान के भूगोल के अंदर। ठीक है। और ये जो आपका टॉपिक रहेगा, ये 41 जिले और 7 संभाग वर्तमान के अनुसार ये रहेगा आपका, ये सामने टॉपिक। ठीक है भाई। हाँ। लगभग इसकी 3 क्लासेस आएगी, जिसके अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज हम केवल राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसको देखने वाले हैं। पहले हम थोड़ा बेस पढ़ लेते हैं, ठीक भाई। नॉर्मल सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। भाई सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, पहले आगे बढ़ने से पहले भाई सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। फिर हम माँ सरस्वती का नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं भाई। चले गया। हाँ भाई। देखो बात करते हैं, मैंने बताया था पहले हम थोड़ा सी बेस पढ़ेंगे इसका, फिर हम हमारे टॉपिक के ऊपर आएंगे। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार बात करेंगे हम। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार यह क्या कहते हैं भाई। इन्होंने पहली तो बात है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था भाई, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा भाई? महाद्वीपीय विस्थापन दिया था सिद्धांत, 1912 के अंदर दिया था। और इसी सिद्धांत के अनुसार इसने बताया है भाई, प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। भाई हमने ये देखा है। प्रोफेसर, ठीक भाई, यहाँ पे प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार भाई ये बताते हैं, इनका एक सिद्धांत है, ठीक भाई, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया था। और उस सिद्धांत के आधार पर ये बताते हैं भाई, प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, जिसको हम पेंजिया कहते हैं, ठीक भाई। और इसी पेंजिया के चारों तरफ पेंथालासा सागर स्थित है, ठीक भाई। यहाँ पे इस पेंजिया के चारों तरफ पेंथालासा सागर था, जो प्री कार्बोनिफेरिस युग का है, ठीक है। यहाँ पे जो कौन से कार्बनिक प्री कार्बोनिक फेरिक युग का है। और इसी कार्बोनिक फेरिक युग में इसी कार्बोनिक फेरिक युग में पेंजिया का विभाजन होता है। पेंजिया का क्या हो जाता है भाई? विभाजन होता है। इसका मतलब पृथ्वी का विभाजन होता है, दो भाग बनते हैं भाई। यहाँ पे दो भाग बनते हैं, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग जो अंगारा लैंड के अंदर, ठीक भाई, यहाँ पे उत्तरी भाग का नाम है अंगारा लैंड, जिसका दूसरा नाम है लोरेशिया, ठीक है। और दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड के अंदर। और इसी के अंदर आपका भारत आएगा और राजस्थान आएगा, ठीक भाई। यहाँ पे तो आपने देखा है, यहाँ पे कार्बोनिक फेरिक युग में पेंजिया का दो भागों में विभाजन होता है। एक तो उत्तरी भाग है अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग है आपके सामने, ठीक भाई, गोंडवाना लैंड। और ये गोंडवाना लैंड है जो आपके अंदर राजस्थान और यहाँ पे भारत इसके अंदर ही आएगा। आप देखो सबसे ज्यादा जानकारी ये है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की, ठीक भाई। यहाँ पे गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर बना, जिसे हम टेथिस सागर कहते हैं, ठीक भाई। यहाँ पे दोनों के बीच में, दोनों लैंड के बीच में एक सागर बनता है, जिसे हम टेथिस सागर कहते हैं। और भारत और राजस्थान में गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के क्या पाए जाते हैं भाई? अवशेष पाए जाते हैं, ठीक भाई। यहाँ पे भारत और राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के अंदर देखेंगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई। राजस्थान में जो आपका जो पठारी भाग रहेगा ना, जैसे अरावली हो गया, पठारी प्रदेश, ये गोंडवाना लैंड के अंदर आएगा। जो पठारी भाग होगा ना आपके सामने, ये गोंडवाना लैंड के अंदर आएगा भाई। अरावली पर्वतमाला होगी आपके दक्षिणी पश्चिम में, ये पठार आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये जो अरावली और पठारी जो प्रदेश होगा, ये गोंडवाना लैंड के अंदर आएंगे। जो इस मरुस्थलीय मतलब थार मरुस्थल हो जाएगा, पूर्व का मैदान आपके अलवर की साइड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मरुस्थलीय और जो पूर्व का मैदान है उसको हमें टेथिस सागर के अवशेष मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो भारत और राजस्थान के अंदर गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेष मिलते हैं। यार जो कौन से हैं भाई, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 33 सागर है ये कौन से हैं भाई? यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये तीनों के तीनों कार्बोनिक फेरिक युग के हैं, ठीक भाई। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण, देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर है बात ये है, अगर पूछ लिया जाए
राजस्थान को सबसे पहले भौगोलिक स्थिति के आधार पर किसने बांटा था, ये सवाल बनता है। तो भाई राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम कौन करते हैं, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। ठीक भाई, यहाँ पे प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को बांटा जाता है। और इनकी पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, उसके अंदर इसका वर्णन किया गया है। तो हमने ये देखा है भाई राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया है, यहाँ पे प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया है, और अपनी पुस्तक है राजस्थान का भूगोल में किया है। और इसी पुस्तक का जो प्रकाशन होता है भाई 1968 के अंदर होता है, और ये नेशनल बुक्स ट्रस्ट के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए बात करते हैं। आपने देखा है प्रोफेसर वीसी मिश्रा है जो राजस्थान को सर्वप्रथम भौगोलिक स्थिति के आधार पर बांटते हैं, भौगोलिक प्रदेशों में बांटते हैं। ठीक है, बांटने का काम सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने किया है। तो कितने भागों में बांटा है भाई, इन्होंने टोटल कितने भागों में बांटा है, 7 भागों में बांटा है, ये पूछा जाता है भाई। ठीक भाई, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को टोटल कितने भागों में बांटा है भाई, 7 भागों में बांटा है। जो 7 भाग ये है नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश आप देखोगे जो आपके सामने नहरी प्रदेश है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक भाई, चूरू का कुछ भाग आ जाएगा इसके अंदर। ठीक भाई, हाँ, तो ये हो गया नहरी प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश ये हो जाएगा आपका थार का मरुस्थल वाला भाग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो जाएगा। अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हाँ, अरावली के और जो मरुस्थल वाला भाग है इसके बीच का जो भाग रहेगा वो अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, अरावली प्रदेश आ जाएगा। पूर्व कृषि औद्योगिक प्रदेश, आपको पता है पूर्व कृषि औद्योगिक प्रदेश, आपने देखा होगा जब हम राजस्थान का जिला दर्शन देख रहे थे तो आपने देखा होगा यहाँ पे कोटपुतली बेरोड के अंदर यहाँ पे भिवाड़ी आता है तहसील, जो कृषि यहाँ पे औद्योगिक नगरी है भिवाड़ी। तो यहाँ पे आप देखोगे अलवर, ये भिवाड़ी, कोटपुतली, ये इधर वाला जो एरिया है, ठीक भाई, हाँ, उत्तरी पूर्व वाला जो एरिया है ये आ जाएगा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश के अंदर। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये आपके सामने ये दक्षिणी पूर्वी प्रदेश आ जाएगा। इधर कोटा, बूंदी, झालावाड़ भी आएगा भाई यहाँ पे, ये दक्षिणी पूर्वी प्रदेश आ जाएगा। अब देखोगे चंबल बीहड़ प्रदेश, आपको पता है जो चंबल बीहड़ है ये चंबल नदी है भाई, चंबल नदी है जो आपके सामने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, चंबल नदी है। तो यही जो बीहड़ प्रदेश होगा तो भाई इन्होंने देखो 7 भागों में बांटा है। एक तो नहरी प्रदेश हो गया, पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो गया, इसके नीचे आ जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाएगा, फिर अरावली आ जाएगा, फिर आपके सामने पूर्वी, ठीक भाई, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश आ जाएगा, फिर इसके बाद में आ जाएगा चंबल बीहड़ प्रदेश आ जाएगा। तो भाई ये 7 भाग थे। तो आपको तो केवल ये ध्यान रखना है, सवाल केवल 2 ही सवाल बनते हैं यहाँ पे भाई सबसे ज्यादा, कि राजस्थान को सबसे पहले भौगोलिक प्रदेशों में बांटने का कार्य किसने किया है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया है, और कितने भागों में बांटा है ये ध्यान रखना है सबसे इंपोर्टेंट। तो 7 भागों में बांटा है। आगे चले भाई, तो ये पहला प्रयास था भाई, पहला प्रयास इन्होंने किया है। दूसरा प्रयास बताते हैं, देखिए बात करते हैं हम जलवायु, देखो 1968 में, और ये 1968 वही है जहाँ पे राजस्थान का भूगोल प्रोफेसर वीसी मिश्रा की पुस्तक का प्रकाशन नेशनल बुक्स ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। और 1968 में जलवायु के आधार पर, देखो जलवायु के आधार पर, किसके आधार पर भाई, जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास, ठीक भाई, दूसरा प्रयास किसने किया है भाई, एस के सेन ने किया है। किसने किया है भाई, एस के सेन ने किया है। तो पहला प्रयास वीसी मिश्रा ने किया है, उन्होंने 7 भागों में बांटा है, लेकिन बाद में दूसरा प्रयास भाई जलवायु के आधार पे किया गया था। दूसरा देखो राजस्थान को जलवायु के आधार पे बांटा था, ठीक भाई यहाँ पे, और किसने की बांटा था भाई, एस के सेन ने। और कितने भागों में बांटा था भाई, 3 भागों में बांटा था। जलवायु के आधार पर राजस्थान को 3 भागों में किसने बांटा था भाई, एस के सेन ने बांटा था। अब देखो तीसरा प्रयास इंपॉर्टेंट है भाई, भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किसने किया है, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने। किसने भाई, तीसरा प्रयास किसने किया है भाई, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया था 1971 के अंदर। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों में तो बांटा है, ठीक भाई, राजस्थान को 2 भागों में तो बांटा है। एक तो राजस्थान आ जाएगा और एक राजस्थान पठार आ जाएगा, मतलब एक तो राजस्थान का जो समतल एरिया आ जाएगा और एक पठार एरिया आ जाएगा, ठीक भाई, पठारी भाग आ जाएगा।
तो डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों में बांटा है, इसके साथ इसको 4 उपभागों में भी बांटा है, ये भी ध्यान रखना है। 4 उपभाग कौन से भाई, 2 तो भाग हो गए, राजस्थान और एक राजस्थान पठार। 4 उपभाग कौन से हो गए, मरुस्थल हो गया, राजस्थान का बांगर प्रदेश हो गया, ठीक भाई यहाँ पे, और अरावली पठार हो गया, चंबल बेसिन हो गया। तो ये 4 उपभागों में बांटा था। तो पूछा जाता है भाई यहाँ पे डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 2 भागों में बांटा है, 4 उपभागों में बांटा है, लेकिन आप देखोगे 12 लघु प्रदेशों में भी बांटा है इन्होंने। कितने भाई, 12 लघु प्रदेशों में बांटने का कार्य किया है। राजस्थान को देखो यहाँ पे, राजस्थान को साहित्यिक शब्दावली, अगर बात करें साहित्यिक शब्दावली के आधार पर, बोलचाली के आधार पर अगर बात करें, तो राजस्थान को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, ये भी पूछा जाता है भाई यहाँ पे। राजस्थान शब्दावली के आधार पर राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, एक तो मरुस्थल, एक मेरू अरावली, एक माल हड़ौती हो या फिर पठारी क्षेत्र, माल हड़ौती या पठारी क्षेत्र। तो आपने देखा है साहित्य शब्दावली के आधार पर 3 भागों में, ठीक है यहाँ पे, मरुस्थल, मेरू अरावली, माल हड़ौती या फिर पठारी प्रदेश। तो भाई ये तो नॉर्मल बेसिक सी जानकारी थी किसने क्या बांटा है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है भाई। हाँ देखो, देखिए बात करेंगे हम आगे, और अब लास्ट देख लो, अब बेस है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। अब इनका क्या कहना है भाई, इन्होंने राजस्थान का जो प्रादेशिक भाग है भाई, इन्होंने बांटने का कार्य किया है। कब बांटा है भाई, यहाँ पे 1900, यहाँ पे राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल इनकी पुस्तक है, उसके अंदर राजस्थान को धरातल, धरातल की दृष्टि से बांटा है, जलवायु की दृष्टि से और नदी बेसिन की दृष्टि से आदि को आधार मानकर राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है भाई, इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना साहब हैं, जो राजस्थान का जो प्रादेशिक भूगोल है, इनकी पुस्तक है 1994 के अंदर प्रकाशित हुई थी भाई यहाँ पे। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना साहब है, इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। और किस पे आधार पे बांटा है, एक तो धरातल पे आधार पर, जलवायु के आधार पर और नदी बेसिन के आधार पर 4 भागों में बांटा है। पहला भाग हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक भाई। और ये कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, थोड़ा रह जाएगा इसके अंदर। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पहला भाग हो गया आपके सामने, ठीक भाई। हाँ, ये लगभग आपके सामने आएगा, राजस्थान का 61.7% आ जाएगा। टोटल आपके सामने जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है, 61.7%। अगर हम बोले 2/3 भाग, तो राजस्थान का केवल यही है, ठीक है। लगभग लगभग 2/3 भाग राजस्थान का केवल उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा, ठीक भाई यहाँ पे। फिर आगे डिटेल में तो देखेंगे हम। फिर आएगा मध्य अरावली, मध्य अरावली आ जाएगा। फिर आपने देखा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी भाग आएगा ये पूरी मैदानी प्रदेश, इसमें ये डूंगरपुर बांसवाड़ा भी आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और ये जो कोटार बूंदी ये जो क्षेत्र आएगा, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं इसको, ठीक है भाई। तो ये 4 भाग हैं, देखो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इन्हीं चारों भागों के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, इन्होंने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। धरातल भी ले लिया इन्होंने, जलवायु भी ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे नदी बेसिक नदियों को आधार मान के भी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे नदी डेल्टा वगैरह बनाती है ना भाई यहाँ पे। तो इस हिसाब से तीनों के आधार पे राजस्थान को 4 भागों में ही समेट लिया है, और ये 4 भाग आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है यहाँ पे। तो पहला तो हो गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हो गया मध्य अरावली, तीसरा हो गया पूर्वी मैदानी, कि भाई मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी या फिर हाड़ौती प्रदेश। अब आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई आगे, बात आगे बढ़ाते हैं भाई। हमारा पहला सी टॉपिक रहेगा भाई उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा भाई, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सर सिरिल फोर्ब्स, सर सिरिल फोर्ब्स बात करेंगे, सर सिरिल फोर्ब्स और यहाँ पे बेलेंड फोर्ड, सर सिरिल फोर्ब्स बेलेंड फोर्ड के अनुसार यहाँ पे टर्सीरी काल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको साइनोजोइक काल, ठीक है। यहाँ पे साइनोजोइक काल या फिर तृतीय महाकाल, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, तृतीय महाकाल तक थार का मरुस्थल, जो थार का जो मरुस्थल है भाई, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्या है, थार का मरुस्थल ही तो है। तो ये जो थार का मरुस्थल है,
समुद्री तट से नीचे था। आगे बात में जो थार का मरुस्थल है ये 33 समुद्री मतलब 33 के नीचे था, समुद्री तट के नीचे था। बात करते हैं तो तृतीय महाकल्प में ये समुद्री तट से नीचे था। लेकिन बात करेंगे हम चतुर्थ महाकल्प में, यहाँ पे प्लेइस्टोसिन काल में ये पूछा जाता है भाई यहाँ पे थार की उत्पत्ति 33 सागर के अवशेषों के रूप में होती है। देखो यहाँ पे दो ही सवाल बनते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। ऊपर वाले से तो सवाल नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ से सवाल बनेगा भाई आपकी, ठीक है। तो पूछा जाता है भाई थार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, 33 सागर के अवशेष हुई है, ठीक है। यहाँ पे 33 सागर से हुई है, और कौन से काल में, चतुर्थ महाकल्प के प्लेइस्टोसिन काल में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है चतुर्थ महाकल्प, ठीक है यहाँ पे, और या फिर प्लेइस्टोसिन काल में थार की उत्पत्ति 33 सागर के अवशेषों से हुई है। भू जलवायु परमाणु के आधार पर 7000 वर्ष पूर्व, अगर हम 7000 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो राज्य में मरुस्थल का कोई अस्तित्व नहीं था। अगर हम 7000 पूर्व पीछे जाके देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी मरुस्थल का कोई भी भाग यहाँ पे नहीं था, ठीक भाई। यहाँ पे मरुस्थल का कोई भी नामो निशान नहीं था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थार का जो मरुस्थल है 33 सागर का तो अवशेष है। हमने बात की है जो थार का मरुस्थल है ये 33 सागर का अवशेष है, लेकिन भाई इसके प्रमाण कैसे मिले, हम कैसे बता सकते भाई ये 33 सागर का है। तो भाई ये बताने का ये कारण है यहाँ पे मरुस्थल के खारे पानी की जो झीलें हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इसके अंदर डीडवाना भी आ जाता है, सांबर भी आ जाता है, लूण करणसर भी आ जाता है बीकानेर की, है ना भाई। कुचामन खारे पानी की झील आ जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये जो खारे पानी की झीलें हैं यही इनकी पहचान है, यही बताती है भाई जो थार का मरुस्थल है यह 33 सागर का अवशेष है, ठीक है भाई। चले आ गए। बात करें टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज, देखो टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज जैसे कोयला मिलना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जैसलमेर का एक गांव है कुलधरा गांव, कौन सा गांव, जैसलमेर का एक गांव है कुलधरा गांव में यहाँ पे मछली व्हेल के अवशेष भी मिलते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो पूछा जाता है जैसलमेर के कौन से गांव में मछली के अवशेष मिलते हैं, ठीक भाई। कुलधरा गांव के अंदर अवशेष मिलते हैं। आगे चले भाई। हाँ आपने नोट कर लिया होगा। हाँ भाई आगे बात बढ़ाते हैं हम। मरुस्थल बनने का कारण मानवीय क्रियाकलापों जैसे अतिचारण, वनोन्मूलन, ठीक है, जनसंख्या दबाव, यहाँ पे निर्वनीकरण, मृदा व जल का अनुचित प्रबंधन, यही है जो ये मरुस्थल का निर्माण इसको मरुस्थल की आकृति प्रदान करते हैं। इसे मरुस्थल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई जरूरी नहीं है इसको याद करने की, अब जो याद करने की होगी मैं आपको जरूर बता के चलूंगा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा था, ठीक भाई। बात करेंगे जो राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको रुक्ष क्षेत्र किसने कहा था, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। और किस आधार पे कहा था, क्योंकि यहाँ पे आपको जैव विविधता के भंडार आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक भाई यहाँ पे। हाँ भाई कोई बताइएगा जैव विविधता के भंडार और कहाँ पे मिलते हैं, लक्षद्वीप के ऊपर मिलते हैं, ठीक भाई। वो इसलिए जाना जाता है लक्षद्वीप, वहां पे जैव विविधता के भंडार पाए जाते हैं, ठीक भाई यहाँ पे। हाँ तो भाई जैव विविधता के भंडार के आधार पर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष क्षेत्र कहा है। चीनी यात्री हवेनसांग ने यहाँ पे मरु प्रदेश को यहाँ पे गुजरातर प्रदेश कहा है। आपको पता है ये चीनी यात्री वही है, जब हम पढ़ रहे थे आपके सामने इतिहास पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने पढ़ा था गुज्जर प्रतिहार, उसके उसके टाइम आता है चीनी यात्री आता है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीनी यात्री हवेनसांग ने मरुस्थल को गुजरातर प्रदेश का नाम दिया है। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ग्रेट पेलिया आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का एक क्या है भाई पूरी भाग है, ठीक है भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है जो आप पढ़ रहे हो उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये क्या है, तो ये ग्रेट पेलिया आर्कटिक अफ्रीका का मरुस्थल का एक पूरी भाग है। और ये जो ग्रेट पेलिया आर्कटिक है, ग्रेट पेलिया आर्कटिक है
उसको अरब देशों में कबीर के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको तो केवल ये ध्यान रखना है, ठीक भाई। एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, एक ये पॉइंट, ये तो आप गुजर प्रदेश में पढ़ लोगे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक भाई। उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये ग्रेट पेलिया आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का एक क्या है भाई, पूरी भाग है, ठीक है। अफ्रीका के सहारा में, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे अफ्रीका के सहारा में थार को इर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अफ्रीका के सहारा में, अफ्रीका के सहारा में थार को इर्ग के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में थार को चोलिस्तान या फिर चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको पता है जो थार का मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर इसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ, लगभग 62% भारत में है और 38% पाकिस्तान में है ना भाई थार का मरुस्थल। बात करेंगे आगे। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान या फिर चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तुर्किस्तान में थार मरुस्थल को कोरडम कोरडम के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे लीबिया और मिस्र में, देखो तुर्किस्तान में थार के मरुस्थल को कोरडम के नाम से जाना जाता है, लीबिया और मिस्र में थार के मरुस्थल को सिटीर के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम बात करेंगे थार के मरुस्थल को राजस्थान में थली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में किसके नाम से जाना जाता है भाई, थली के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम आगे। राजस्थान में मरुस्थल को थार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थार के मरुस्थल को थली के नाम से जाना जाता है, जबकि मरुस्थल को हम थार के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे थार मरुस्थल देखो इंपॉर्टेंट है, ये थार मरुस्थल है जो विश्व का युवा मरुस्थल है, मतलब सबसे नवीनतम मरुस्थल की बात करेंगे तो ये आपका थार का मरुस्थल होगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए थार मरुस्थल विश्व का युवा मरुस्थल है। अगर बात करेंगे ये जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल होगा। जनसंख्या घनत्व की भी बात करेंगे तो थार मरुस्थल होगा। लेकिन जैव विविधता वाला मरुस्थल की बात करें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जैव विविधता के आधार पर इसको रुक्ष क्षेत्र कहते हैं, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं, आपने अभी देखा है, ठीक है। यहाँ पे तो जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है भाई, थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल की क्षेत्रफल में, अगर क्षेत्रफल में बात करें, क्षेत्रफल में बात करें, देखो जनसंख्या में सबसे ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे बात करेंगे हम जैव विविधता में भी सबसे ज्यादा है ये। लेकिन क्षेत्रफल में ये विश्व में 17वें नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे 17वां बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल उपोष्णता, उपोष्णता की दृष्टि से, उपोष्णता की दृष्टि से विश्व का कौन सा है भाई, 9वां बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी है, विश्व का सबसे, थार मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह है, पावर, हॉर्स पावर भी कहते हैं, वर्ड पावर, हॉर्स पावर भी कहते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ठीक भाई। यहाँ पे पवन चक्की लगी है ना आपके, हाँ। तो हमने देखा है भाई यहाँ पे पहले तो बात है जो थार मरुस्थल है युवा मरुस्थल है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, जैव विविधता के आधार पर भी सबसे बड़ा है, और विश्व में सबसे ज्यादा धनी यही है, ठीक भाई, थार मरुस्थल। और यहाँ पे इसको थार मरुस्थल को हम विश्व का शक्ति ग्रह है ना, हाउस पावर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे घेर और आपके सामने परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और ये क्षेत्रफल में 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, और उपोष्णता की दृष्टि से विश्व में 9वें नंबर पे आता है। अब आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। हाँ भाई, चले क्या आगे, एक सेकंड आप लोग, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, हाँ भाई। तो हम वही पढ़ रहे हैं भाई, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, आज की क्लास में यही होगा, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे भाई।
हाँ समझते नहीं हो आप लोग। थार के मरुस्थल में शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पे थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? लू। भाई जैसलमेर के अंदर जो हवाएं चलती है गर्मियों के अंदर, उसको हम लू ही तो कहते हैं, जाहिर सी बात है। थार मरुस्थल भारत में निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। निम्न, अगर भारत में निम्न वायु दाब का केंद्र की बात करें तो थार का मरुस्थल है। अगर थार मरुस्थल है जो अंतरिक्ष मेहमानों के लिए एक पसंदीदा क्या है? जगह है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ एक दशक में 9 उल्का पिंड भी गिरे थे। थार के मरुस्थल में 9 उल्का पिंड भी गिरे थे। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार, देखो इंपॉर्टेंट है, अगर मरुस्थल का प्रवेश द्वार की बात करें, प्रवेश द्वार भी जोधपुर है, लेकिन मरुस्थल का जो केंद्र है ये भी क्या है भाई? जोधपुर है। ठीक भाई, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर है, मरुस्थल का केंद्र भी क्या है? जोधपुर है। शेखावटी में मरुस्थल का जो सिंह द्वार, मरुस्थल का अगर सिंह द्वार पूछ लिया जाए तो वो शेखावटी क्षेत्र है। प्रवेश द्वार और सिंह द्वार अलग है यहाँ पे। ठीक भाई, यहाँ पे प्रवेश द्वार तो जोधपुर, और जोधपुर और क्या है? मरुस्थल का केंद्र है। ठीक है, मरुस्थल का केंद्र हो गया, और यहाँ पे सिंह द्वार कौन सा हो गया? शेखावटी। थार मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है। एक तो भारत में 62% है, और पाकिस्तान में 38% ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थार का जो मरुस्थल है थार के 4 राज्यों में फैला हुआ है। भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और गुजरात है। ठीक है भाई, लेकिन सबसे ज्यादा, देखो आप मुझे एक बात बताओ, जो थार मरुस्थल है दो देशों में फैला हुआ है, राजस्थान, भारत और पाकिस्तान के अंदर। भारत के अंदर 62% है, और पाकिस्तान के अंदर कितना है? 38% है। ठीक भाई, तो ये देशों की बात होगी। अब राज्यों की बात करें तो भाई ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। अब राज्यों में देखेंगे किसमें कितना ज्यादा फैलाव है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा राजस्थान में ये इसका फैलाव है। भारत में थार का मरुस्थल लगभग 62% हिस्सा है। भारत में तो क्या है? 62% हिस्सा है। अगर जिसमें से 58, अब इसमें से 58, 62 में से इसका 58% किसमें है? केवल राजस्थान में स्थित है। अगर आप 62 का अगर आप 58 निकालोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा आपके सामने? 93 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक भाई, आगे देखेंगे हम, आगे आएगा, चिंता ना करें। देखो भाई, हाँ देखो भारत में थार का मरुस्थल का लगभग कितना हिस्सा है भाई? 62% है। उसमें से 62 में से निकालना आपको, 62 में से 58% किस में आ जाता है? राजस्थान में आ जाता है। इसका मतलब जो बाकी का जो 4% बच गया है वो पंजाब, आपके पंजाब और ये आपके सामने ठीक है, गुजरात और ये हरियाणा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, 4% इसमें है, 58% इसमें है 62 में से। अगर आप मुझे एक बात बताओ, 62 है आपके पास, मान लेते हैं टोटल पेपर होता है 62 नंबर का, आप 58 लेके आ जाते हो तो कितने परसेंट बढ़ाते हो? अगर 62 का 58% पूछ लिया जाए तो देखो राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार है, जो भारत में थार मरुस्थल के विस्तार का, भारत में थार मरुस्थल का विस्तार कितना है भाई? 62% है। अब 62 का आप 58 निकालो भाई, आप 62 का कितना निकाल लेते हैं भाई? 58 निकाल लेते हैं। 62 का आप 58% निकाल लेते हैं तो कितना आएगा आपके सामने भाई? 93.54% आ जाएगा। इसका मतलब है अगर भारत में बात करें, भारत में टोटल मरुस्थल कितना है? 62% है। अगर उसको हम 100% मान लेते हैं, भारत में जो मरुस्थल है उसका केवल 93.54% तो केवल राजस्थान के अंदर है। ठीक है यहाँ पे, तो 2 तरीके से सवाल बनते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, हाँ, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। अब आपने देखा है, राजस्थान के अंदर टोटल परसेंट कितना है? 93.54 है। अब इसमें से बात करेंगे 61.11% है, बात करेंगे, देखो बात करेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो राजस्थान का टोटल जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल को अगर हम 100% मान लिया जाए, ठीक है भाई, यहाँ पे तो उसका 61.11% भाग पर यह मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला एक क्या है? भौगोलिक भौतिक प्रदेश है। अगर पूछ लिया जाए राज्य में सर्वाधिक भौतिक प्रदेश कौन सा बनाता है, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश बनाता है, जो राज्य का 61.11% है। ठीक है यहाँ पे, लेकिन बात करते हैं इसरो की जो रिपोर्ट आती है 2007 के अनुसार, ये जो
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये 67% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन आपको तो ये ध्यान रखना है 61.11, ठीक है। तो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है उसके 61.11 पर यह फैला हुआ है। भारत के अंदर जो मरुस्थल का जो टोटल परसेंट है, टोटल परसेंट वही होगा, उसके 93.54% पर राजस्थान का मरुस्थल फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भाई? थार का रेगिस्तान है, ठीक भाई, थार का रेगिस्तान है सबसे बड़ा। बात करेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्वी भाग को मारवाड़ कहते हैं, पूर्वी भाग को मारवाड़ कहेंगे, लेकिन पश्चिमी भाग को क्या कहेंगे हम? थार कहेंगे। जो जैसलमेर बीकानेर वाला क्षेत्रफल आ जाएगा ना, उसको हम थार कहेंगे। पूर्वी क्षेत्र उसके जो पूर्व में आएगा उसको क्या कहेंगे? मारवाड़ कहेंगे, ठीक है। जोधपुर हो गया, पाली हो गया, नागौर हो गया, ये जो क्षेत्र आएगा ना चूरू वाला, इसको हम मारवाड़ कहेंगे, ठीक है। अब चले आगे, हम आपने नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं फिर आगे। हाँ, अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी, भाई बात करेंगे उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी की लंबाई कितनी है भाई? 640 किलोमीटर है। उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी की लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर है। और यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर है। अगर अंतर भी पूछ लिया जाए तो कितने का आ जाएगा भाई? 340 का अंतर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक भाई यहाँ पे। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए कौन सा विस्तार सबसे ज्यादा है, तो ये वाला जो विस्तार है ये सबसे ज्यादा आ जाएगा, ठीक भाई यहाँ पे। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र की औसत ऊंचाई, अगर बात करें भाई इस उत्तरी क्षेत्र की औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग 300 मीटर आएगी। कितनी आएगी भाई? 300 मीटर आएगी। लेकिन जब दक्षिणी भाग की लंबाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 150 मीटर आ जाएगी, लगभग इसकी आधी है। भाई आपके सामने ये जो मरुस्थल है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, इसके उत्तर में इसकी भाई जो मरुस्थल होगा इसमें जो टीले होंगे उसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर के टीले आएंगे, ठीक है यहाँ पे। और दक्षिण में इसकी ऊंचाई कितनी आएगी? 150 मीटर आएगी। इसलिए भाई यहाँ पे बात की जाती है मरुस्थलीय प्रदेश का दक्षिणी भाग समुद्री तट से सबसे कम ऊंचाई पर है। भाई सबसे कम ऊंचाई पर है भाई, समुद्री तट को हम अगर 0 मान लिया जाए, ठीक भाई यहाँ पे, तो सबसे कम ऊंचाई पे तो यही आएगा ना भाई, दक्षिणी भाग, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लिया जाए बहुत प्यार के साथ, ठीक है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम। मरुस्थल में होने वाली जो मर्ग तर्सना है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, मर्ग तर्सना है जो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या है? एक उदाहरण है, ठीक है। हाँ, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश 33 सागर का अवशेष है, क्योंकि यहाँ पे लुनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है भाई। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उत्तरी भाग के विशाल मैदान का एक क्या है भाई? हिस्सा है, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तीसरा प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। कौन सा भाई? तीसरा प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश प्लेइस्टोसिन काल का है, हमने पढ़ा था ना ये प्लेइस्टोसिन काल, चतुर्थ महाकल्प, ठीक है, ये प्लेइस्टोसिन काल का है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक भाई यहाँ पे। अगर बात करें इसका सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। लेकिन अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है। अगर भाई पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का बात करते हैं जिसके अंदर भारत आता है, 62% आता है, उस 62% की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल की बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन राजस्थान में भाई इसका ढाल चेंज हो जाता है, राजस्थान में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर आ जाता है, उल्टा हो जाता है। देखो भारत में बात करेंगे तो इसका भारत में तो देखो ऐसे ढाल है पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन राजस्थान में ढाल की बात करेंगे तो ऐसा कुछ है, ठीक भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। हाँ चले भाई आगे, आप इसको नोट कर लिया जाए। हाँ भाई, तो आप देख रहे हो यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, आप ये देख रहे हो, ठीक भाई। तो आप देखो नीचे वाली लाइन देख लो आप, झुंझुनू आ जाएगा, सिक्कर नागौर, झुंझुनू सिक्कर नागौर। अब आपको पता है ये तो आ जाएगा आपके शेखावटी क्षेत्र, मतलब जयपुर जिले के अंदर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, जयपुर संभाग के अंदर आ जाएगा ना भाई, नागौर आ जाएगा, अजमेर संभाग, पाली, जालोर, ये आप 5 है। देखो झुंझुनू, सिक्कर, नागौर, पाली, जालोर, ये याद रख लो। और इसके ऊपर का जो पूरा भाग है
ये आपके सामने ये मरुस्थलीय पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और ये जो राजस्थान का, अगर राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल अगर 100% है तो ये कितना परसेंट आएगा भाई, 61.11%। ये ध्यान रखना है। जो राजस्थान का लगभग 2/3 है भाई, 66%, 66.33% आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा ना, लगभग 66 के लगभग। ये भाई थोड़ा बहुत फर्क है। हाँ हाँ, चले आगे। देखो ये नाम जरूर याद रखेंगे, चिंता ना करें। देखो मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे, सारी चीजें कर रखी है। कितने जिले आएंगे इसके अंदर, पहले कितने थे अब कितने हैं, सारे के सारे आ जाएंगे। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जो राजस्थान के, जो क्षेत्रफल है उसका 61.11% है या फिर 2/3 है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें भाई, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239। 3 लाख में से 2 लाख तो यही हो गया, तो 2/3 नहीं हो गया क्या? हाँ, तो 2,09,042 किलोमीटर। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 2,09,042 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर मुख्य मरुस्थल की बात करें तो 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य मरुस्थल की बात करें तो 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र में फैला हुआ है। थार मरुस्थल का जो कुल क्षेत्रफल है, थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल, कुल का मतलब हो गया जो भारत के अंदर 62% है उसकी बात कर रहे हैं टोटल। थार मरुस्थल राजस्थान के अंदर तो आपको पता है 2 लाख हो गया 9,042, 2,09,042 किलोमीटर है। ठीक भाई, 2/3 भाग हो गया। अब बात करते हैं थार का मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है, वैसे तो 62% है। 62% की बात करेंगे तो 2,38,254, 2,38,254 किलोमीटर है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। अब आपको पता है जो राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं ये क्षेत्रफल में तो बड़े हैं, जनसंख्या में कम है। अब देखो ये क्षेत्रफल तो 2/3 रख रखा है, देखो जनसंख्या इसकी, हाँ ठीक है, जनसंख्या केवल 40% ही है। हाँ, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में भाई? 12 जिलों में फैला हुआ है। बात करेंगे श्री गंगानगर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, बीकानेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर आ जाएगा। नीचे चलेंगे तो बाड़मेर आ जाएगा, फिर उसके साइड में चलेंगे तो जालोर आ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ पाली, फिर जोधपुर आ जाएगा, फिर नागौर आ जाएगा, और फिर सिक्कर आ जाएगा, फिर झुंझुनू आ जाएगा, फिर चूरू, फिर हनुमानगढ़। ये तो आपके भाई 33 जिलों के अनुसार अगर बात करें तो ये 12 जिलों के अनुसार ये फैला हुआ है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे, अब आपको पता है राजस्थान में जिले कितने हैं? 41 जिले हैं। तो 41 जिलों के अनुसार ये कितने जिलों के अंदर फैला हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे, चिंता न करें। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 12वां जिला कौन सा बनता है? हनुमानगढ़, जो क्या है नवीनतम जिला है। ठीक भाई, क्योंकि हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1954 में बनता है। ठीक है, हाँ, राज्य का नवीनतम जिला बना था। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिले इस प्रकार है आपके सामने। देखो 16 जिले आएंगे, पहले कितने थे भाई? 12 जिले थे, अब कितने हो गए भाई? 16 हो गए, 4 बढ़ गए। 4 कहाँ से बढ़े हैं? अब आपको पता है, देखो बाड़मेर से बालोतरा निकल गया, ठीक है, जोधपुर से फालोदी निकल गया, नागौर से डीडवाना कुचामन, 3 तो ये मिल गए। ठीक भाई, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ब्यावर का कुछ क्षेत्रफल आ जाता है, तो ये 4 जिले नए ऐड हो जाते हैं। ठीक भाई, इस प्रकार अभी वर्तमान में जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है ये 16 जिलों के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंदर 4 संभागों में कितने संभागों में फैला हुआ है? 4 संभागों में फैला हुआ है। अब आप सबसे पहला है बीकानेर संभाग आएगा, बीकानेर संभाग के अंदर आ जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग के अंदर। तो बीकानेर संभाग पूरा का पूरा इसके अंदर है। जोधपुर संभाग आ जाएगा, जोधपुर का क्या आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, जालोर, पाली, जोधपुर और बालोतरा और फलोदी, ये 2 आ जाएंगे ना नए। ठीक है, जोधपुर संभाग आ जाएगा। अजमेर संभाग में तो केवल नागौर आ जाएगा, ब्यावर का कुछ क्षेत्रफल आ जाएगा। जयपुर संभाग में सिक्कर और झुंझुनू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये 4 संभागों के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, अरे चले भाई। हाँ, अगर बात करें भाई इसका अक्षांशीय देशांतर विस्तार तो देखना ही पड़ेगा ना भाई। तो मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है राज्य में 25 डिग्री उत्तर से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक भाई, उत्तरी अक्षांश आपने समझा होगा, ये वाला आरडी लाइन है ना, आरडी लाइन है। तो आपको पता होना चाहिए जो राजस्थान है, राजस्थान की बात करते हैं हम, तो यहाँ से होता है स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे आता है 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, हाँ भाई, तो ये 25 डिग्री लगभग यहाँ से फैला हुआ है भाई। ये 23 डिग्री से तो गुजरता है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री से तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये राजस्थान के 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से फैलाव है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं पूरी देशांतर में 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 75 डिग्री 45 मिनट तक पूरी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है भाई, हाँ। आगे बात करते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कौन सी है भाई? शुष्क और अर्ध जलवायु है। कौन सी जलवायु है भाई? शुष्क और अर्ध जलवायु है, ये हमने पहले ही बात कर ली थी। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में लगभग 20 से 50 सेमी, ठीक है, यहाँ पे 50 से कम वर्षा होती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है भाई? रेतीली और बलुई मिट्टी है। ठीक है, अगर क्षेत्र की बात करें, इसकी जलवायु है शुष्क और अर्ध शुष्क, मिट्टी है इसकी रेतीली बलुई मिट्टी। हाँ, बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ग्वार है, बाजरा है, मोठ है। ठीक है, अगर वनस्पति की बात करें भाई, प्रमुख वनस्पति कौन सी है भाई? मृदबीज वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट। ठीक भाई, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? रोइडा है, बबूल है, केर है, खेर है, खेजड़ी है, भोग है, थोर है, नागफनी है, खजूर है, आक है, आरना है, पिल्लू है। ठीक है, यहाँ पे तो ये प्रमुख क्या है? इसके वृक्ष है। ठीक है, तो आप इसके अंदर कौन सी बात ध्यान रखोगे? पहले तो इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 75 डिग्री 45 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। और इसकी जलवायु कौन सी हो जाएगी? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है, हमने पहले ही बात कर ली थी। और इसके बाद में इसकी मिट्टी की बात करें तो रेतीली और बलुई मिट्टी है। ठीक है, और इसके अंदर वनस्पति की बात करें तो ये यहाँ पे मृदबीज वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये मुख्य 4 पॉइंट आप याद रखोगे। चले भाई आगे। हाँ, आपने अभी भी देखा है जैसलमेर का एक गांव है कुलधरा, कुलधरा, जहाँ पे आपको पता है मछली के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे केड्स गार्डन, ठीक है, यहाँ पे केड्स गार्डन कुलधरा गांव जैसलमेर में स्थित है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार में बहने वाले प्रमुख नदी कौन सी है? एक तो घगर नदी है, एक लूनी। घगर तो आपको पता है गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर बहती है, अनूपगढ़ हो गया। ठीक है, वो लूनी नदी है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। ठीक है, ये सबसे लंबी नदी भाई, 2 ही तो नदियां बहती है, इसके अंदर लंबी कौन सी है? लूनी है, जाहिर सी बात है। अब इसके अंदर बात करेंगे सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है भाई, ये सप्लाई करती है यहाँ पे। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है जुवाई बांध, जो पाली के अंदर है। भाई पाली आपको पता है इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर का अंतर्गत ही आता है। तो भाई इसका सबसे बड़ा बांध पूछ लिया जाए तो वो पाली है, और पाली को हम मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख प्रमुख अभ्यारण्य कौन से हैं? मरुद देखो यहाँ पे मरुद उद्यान और यहाँ पे ताल छापर अभ्यारण्य। देखो मरुद उद्यान आपका इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है भाई? मरुद उद्यान है। ठीक भाई, मरुद उद्यान है, जो कहाँ पे फैला हुआ है भाई? यहाँ पे। भाई उद्यान अभ्यारण्य कितने हैं भाई? यहाँ पे 2, एक तो मरुद उद्यान हो जाएगा और एक ताल छापर हो जाएगा। ठीक है, मरुद उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, और ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य इनमें से। ठीक है, दूसरा छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। 15 और 62 तो गुजरती है भाई, हमने पढ़ा था जब राजस्थान का जिला दर्शन देख रहे थे, उसके अंदर पढ़ा था ये बात हमने। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? जैसलमेर ही है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे कम
घनत्व वाला भी, सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक भाई यहाँ पे, क्योंकि जैसलमेर क्षेत्रफल में तो बड़ा है, जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या घनत्व तो कम हो गया ना। राजस्थान में न्यूनतम भूकंप संभावित जिले, राजस्थान में सबसे कम भूकंप कहाँ पे आते हैं भाई? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर कर आते हैं। बात करेंगे राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश है, यह भौतिक प्रदेश है दैनिक तापांतर वाला, मतलब अगर आप ताप का अंतर देखोगे सुबह और शाम तक, ताप का अंतर देखोगे, ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट ताप का अंतर देखोगे, तो यहाँ पे आपको जैसलमेर के अंदर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका जो उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके अंदर ये सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश है। भाई हम 4 भौतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली, पूर्वी प्रदेश आ जाएगा, पूरी मैदानी प्रदेश आ जाएगा, और यहाँ पे हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये 4 प्रदेश देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप ये देखोगे जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये दैनिक तापांतर, ताप का अंतर सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अचानक गर्मी आएगी, अचानक सर्दी, सबसे ज्यादा गर्मी सर्दी देखने को। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश है, क्योंकि आपको पता है अरावली के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, जब सुबह मॉर्निंग होती है तो अरावली की छाया पड़ती है इसके ऊपर। ठीक है, हाँ, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में धात्विक खनिजों का क्या है? अभाव है। यहाँ पे धात्विक खनिजों का क्या है भाई? अभाव है, परंतु इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों की अधिकता है, जिसके अंदर कोयला भी मिल जाएगा, पेट्रोलियम और गैस, प्राकृतिक गैस भी आपको मिल जाएगी। ठीक भाई, ये बातें हमने पहले ही देख ली थी। चले भाई, देखो भाई आगे बात करते हैं, हम इसकी विशेषता देखते हैं। मरुस्थल की प्रमुख विशेषता है यहाँ पे अति सूक्ष्म दशाएं हवाएं चलती हैं, ताप का अतिरेक होता है यहाँ पे, न्यून औसत वार्षिक वर्षा कम होती है यहाँ पे, चितरावा वनस्पति आवरण है यहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान में आयताकार आकृति के गांव है। ठीक भाई, यहाँ पे अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया है। अरे कब से पढ़ते जा रहे हो भाई? इसकी जलवायु क्या है? एक तो शुष्क जलवायु और एक अर्ध शुष्क जलवायु है, जिसको हम राजस्थान का बांगर भी कहते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु को। तो हमने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को जलवायु के आधार पर 2 भागों में बांट दिया, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं जो 25 सेमी या फिर 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, यहाँ पे भाई आपके सामने जो 25 सेंटीमीटर वर्षा है, ठीक भाई, 25 से 25 सेंटीमीटर जो वर्षा की जो रेखा है, ये आपके सामने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ऊपर वाला भाग हो जाएगा शुष्क भाग, ऊपर वाला भाग कौन सा हो जाएगा भाई? शुष्क भाग हो जाएगा, और नीचे वाला भाग कौन सा हो जाएगा? जो अरावली के पास में है, वो हो जाएगा आपके सामने अर्ध शुष्क भाग। ठीक है, यहाँ पे अर्ध शुष्क भाग ये बात कह रहा है। इस वर्षा रेखा के पश्चिमी भाग को शुष्क कहते हैं, पूर्वी भाग को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। ठीक भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? वर्षा रेखा, जो 25 सेंटीमीटर या फिर इसको हम 250 मिलीमीटर भी कहते हैं। ठीक भाई, अब आगे भी और देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आप देखो, ये देखोगे 10 सेंटीमीटर 10 सेमी से 10 सेमी वर्षा रेखा है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। जो आप देखोगे ये आपके सामने है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, तो इसकी तो ये पूरी सीमा हो जाएगी। पूरी सीमा तो आपके सामने अरावली डिसाइड करती है। इसके सामने जो पश्चिमी सीमा है, तो ये 10 डिग्री और 10 डिग्री सेमी वर्षा रेखा है, ये इसकी पश्चिमी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ये राज्य में केवल जैसलमेर से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसलमेर से होकर गुजरती है। 40 डिग्री सेमी पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूरी सीमा है। अब आपको पता है ये मैदान है, रेतीला मैदान है, इसकी कौन सी सीमा है? ये पश्चिमी सीमा है। भाई आपको पता होना चाहिए टोटल ये कौन सा मैदान है? रेतीला मैदान। ठीक है, मिट्टी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे, तो ये रेतीला मैदान है। रेतीला मैदान की आपको ये कौन सी सीमा आ जाएगी? यहाँ पे बात करेंगे 40 डिग्री पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की ये पूरी सीमा है। ये जो रेतीला मैदान है ये कहाँ पे भाई? पश्चिमी में है।
और इसकी पूरी सीमा ये बना रही है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 50 सेमी, 50 सेमी, इसको हम 500 मिलीमीटर भी कहते हैं। वर्षा रेखा राजस्थान को समान दो भागों में बांटती है। जो ये 50 सेमी और 50 सेमी है, ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक भाई, राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ तक ये क्षेत्रफल होता भाई, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश यहाँ तक होता तो 50% हो जाता, 50% ये हो जाता, 50% बाकी का ये हो जाता। ठीक भाई, लेकिन ये 50 से कुछ जाता है। ठीक भाई, हाँ, तो ये राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी भाई, 50 सेमी वर्षा रेखा है। यहाँ पे ये है वर्षा रेखा, अरावली की पश्चिमी सीमा, अरावली की पश्चिमी सीमा और उत्तरी पश्चिमी की पूर्वी सीमा। देखो ये तो अरावली की तो क्या है भाई, पश्चिमी सीमा है, और इस उत्तरी पश्चिमी मैदान की मरुस्थल की क्या है, ये पूर्वी सीमा है। ठीक है, यहाँ पे चले आगे। तो पूरी सीमा देखो यहाँ पे बात करेंगे, पश्चिमी सीमा निर्धारण कौन करती है, 10 सेंटीमीटर। और रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारण कौन सी करती है, 40 सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली सीमा रेखा कौन सी है आपके, 50 सेंटीमीटर। ये आपके सामने जो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे हाँ, ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी ये पूर्वी सीमा हो जाएगी और अरावली की ये पश्चिमी सीमा हो जाएगी। ठीक भाई, ये पढ़ा हमने। अब लास्ट देख लेते हैं, फिर हम अगली क्लास में देखेंगे। अब आपको पता है सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अंतर्गत कौन से आते हैं, यह है बीकानेर आता है इसके अंदर, जैसलमेर आता है। ठीक है, सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश आपने देखा होगा, जो 25 सेंटीमीटर की जो रेखा है, अभी भी देखा है भाई आपने, 25 सेंटीमीटर की जो रेखा है, 25 सेंटीमीटर की रेखा है, जो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है, सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म। अब सूक्ष्म प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं ये देख रहे हैं, और बाकी के जो बच जाएंगे वो अर्ध सूक्ष्म के अंदर अंतर्गत आ जाएंगे। भाई 16 जिले हैं ना वर्तमान के अनुसार। ठीक है, हाँ भाई, तो ये देख रहे हैं भाई, सूक्ष्म मरुस्थल प्रदेश के अंदर बीकानेर आता है, जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। आप नोटिस करना यहाँ पे गंगानगर और वो नहीं आएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ नहीं आ रहा है, बीकानेर से स्टार्ट हो रहा है, जैसलमेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, जोधपुर तो है ही। सीमा रेखा देखो पाकिस्तान वाली सीमा रेखा, गंगानगर हनुमानगढ़ को हटा दो आप, बीकानेर आएगा, जैसलमेर आएगा, फिर क्या आएगा, बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर पश्चिमी चूरू क्षेत्र आ जाएगा। तो ये 5 जिले आते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे जिलों के पुनर्गठन के पश्चात सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत देखो बीकानेर तो आ रहा है, जैसलमेर आ रहा है, बाड़मेर से क्या हुआ, एक बालोतरा ही तो अलग हुआ है, जोधपुर से फलोदी और पश्चिमी चूरू। ठीक है, तो पहले आपके सामने 5 जिले आते थे इसके अंदर, अब कितने आते हैं, 7, क्योंकि जोधपुर से एक फलोदी निकल गया है और बाड़मेर से बालोतरा निकल गया है। ठीक भाई, तो ये 2 ही तो जिले बन रहे हैं नहीं। अब देखो बात करते हैं राजस्थान का जो बांगर या फिर अर्ध शुष्क का मैदान है, इसके अंतर्गत 10 जिले आते हैं। गंगानगर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, चूरू आएगा, झुंझुनू आएगा, सीकर, नागौर, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर। देखो ये दोनों के अंतर्गत ही आ रहा है, लेकिन ये दक्षिणी पूर्वी जोधपुर आ जाएगा, पाली आ जाएगा, जालोर आ जाएगा, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जिलों के पुनर्गठन से पहले की बात है। ठीक है, तो 10 जिले आते थे, अब कितने आ रहे हैं भाई, 12 जिले आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता है नागौर से भाई, इस नागौर से डीडवाना कुचामन निकल गया है, और आप देखोगे यहाँ से बालोतरा का कुछ भाग आ गया। देखो बाड़मेर आ रहा है, बाड़मेर का कौन सा भाग आ रहा है यहाँ पे, देखो आप बाड़मेर का दक्षिणी पूर्वी भाग आ रहा है, तो यहाँ पे बालोतरा का भी कुछ भाग आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के पहले इसके अंतर्गत 10 जिले आते थे, अब कितने आ रहे हैं भाई, 12 जिले आ रहे हैं। ठीक भाई, तो यहाँ पे अर्ध सूक्ष्म मैदान के अंतर्गत 12 जिले आते हैं अभी वर्तमान में, और सूक्ष्म मरुस्थल के अंतर्गत अभी कितने जिले आते हैं भाई, 7 जिले आते हैं। ठीक है भाई, तो जो बाकी की कहानी है वो हम कल की क्लास में देखेंगे भाई, और सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास को आपको लाइक करके जाना है और 10 लोगों के पास शेयर करके जाना है। ठीक है, जो नए साथी है वो कृपया करके चैनल से जुड़ जाए भाई, और यूं ही आपका प्यार बना रहे। इसी प्रकार हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए भाई आप लोग अपना ध्यान रखना भाई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लासेज, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके।